दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम ऑब्स्टेट्रिक्स का 21 चैप्टर प्री टर्म लेबर, प्री टर्म रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, पोस्ट मैच्योरिटी, इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ द फीटस पढ़ेंगे। एक बार में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक प्री टर्म लेबर। ये होता क्या है? ये मेनली 37 वीक से पहले स्टार्ट होता है। अगर लेबर मतलब 37 वीक कहने का क्या मतलब है? 259 डेज से पहले अगर आपको पेट में दर्द स्टार्ट हुआ तो उसको प्री टर्म लेबर कहते हैं। ये जो 259 डेज है, इसको हम काउंट कब से करते हैं? तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहला दिन से करते हैं। ठीक है। ये मेनली अब कहा जाएगा कि वेबिलिटी कब से कब तक है। तो डेवलप्ड कंट्री में ये मेनली 20 वीक से होता है और डेवलपिंग कंट्री में 28 वीक से। प्री टर्म बर्थ क्या होता है? तो ऐसा बर्थ मतलब बच्चे जन्म ले लेते हैं 37 वीक कंप्लीट होने से पहले। यही एक सिग्निफिकेंट कॉज होता है पेरीनेटल मॉर्बिडिटी और मॉर्टालिटी का। इसका रेंज क्या है? तो इसका रेंज है 5 से 10%। कारण क्या है? तो इसका कारण मेनली अननोन है 50% केसेस में, और इसके बहुत सारे फैक्टर भी हैं। चलिए एक एक फैक्टर पढ़ते हैं। हाई रिस्क फैक्टर क्या है? हाई रिस्क फैक्टर में मेनली हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री कहने का क्या मतलब है कि पहले से ही इंसिडेंस हुआ होगा या पहले से ही स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ होगा। दूसरा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यूज कर रहे होंगे, या एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होगा। मदर को स्मोकिंग हैबिट होंगे, या लो सोशियो इकोनॉमिक या न्यूट्रिशन स्टेटस होगा। कहने का मतलब है उनका खान पान अच्छा नहीं होगा, या माँ को स्ट्रेस होगा। दूसरा क्या कारण है? तो कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेजेंट प्रेगनेंसी। जो अभी प्रेगनेंसी है उसमें कॉम्प्लिकेशंस, ये माँ के तरफ से भी हो सकता है, बच्चे की तरफ से भी हो सकता है, और प्लासेंटा में भी हो सकता है। तो माँ में क्या क्या होगा? तो पहला प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे माँ को प्री इक्लेम्सिया है, बीपी हाई हो गया है, हेडेक ये सब आने लगा है, ऑर्गन डैमेज होने लगा है, तो उसी को प्री इक्लेम्सिया कहते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज हो गया हो, या प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो, या पेट में पानी ज़्यादा हो। दूसरा, यूटेराइन एनोमेलीज। कहने का मतलब है सर्विक्स जो है इनकम्पिटेंस हो, यूट्रस में मेल फॉर्मेशन हो। तीसरा, मेडिकल या सर्जिकल इलनेस, एकाएक बुखार आ गया हो, या इन्फेक्शन हो गया हो, डायरिया हो, अपेंडिसाइटिस आ गया हो, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो, या एब्डोमिनल ऑपरेशन हुआ हो। इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्रोनिक डिजीज, कहने का मतलब मदर को पहले से हाइपरटेंशन हो, किडनी बीमारी हो, डायबिटीज हो, हार्ट में ये प्रॉब्लम हो, एनीमिया हो, बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम हो। चौथा, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि बैक्टीरियल वेगिनोसिस हो जाता है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस या क्लैमिडिया माइकोप्लाज्म, इस सब के कारण जो प्रॉब्लम होता है। अब बच्चे में फीटस में क्या क्या हो सकता है? तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा, एक से ज़्यादा बच्चा होगा। बच्चे में कंजेनाइटल मलफॉर्मेशन होगा, या बच्चा पेट में ही डेथ कर गया, जिसको इंट्रायूटेराइन डेथ कहते हैं। प्लासेंटा में क्या होगा? थ्रोम्बोसिस हो गया होगा, इन्फेक्शन हो गया होगा, प्लासेंटा प्रीविया होगा, या अब्रप्शन होगा। पहला हिस्ट्री जान गए। दूसरा, कॉम्प्लिकेशन इन प्रेजेंट प्रेगनेंसी जान गए। तीसरा क्या है? इट्रोजेनिक, मतलब कि जो ये हो रहा है डिलीवरी, इसका कॉज या तो मेडिकल या ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस है। आइडियोपैथिक, मेजॉरिटी जो होता है वो आइडियोपैथिक ही होता है, मतलब कि ये जो इफेसमेंट हो रहा है सर्विक्स में प्रीमैच्योर, ये इरिटेबल यूट्रस के कारण हो रहा है, या हेड का अर्ली इंगेजमेंट के कारण हो रहा है। ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये मेनली देखने को मिल रहा है, इसी को आइडियोपैथिक कहते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ प्री टर्म लेबर, क्या इसके पीछे कारण है? तो पहला तो रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पेन या बिना पेन के साथ। ठीक है, 10 मिनट में कम से कम एक बार होगा। दूसरा, डायलेशन,
2 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेशन हो गया है या इफेसमेंट 80% से ज़्यादा हो गया है। लेंथ ऑफ द सर्फिक्स जो मेनली 4 सेंटीमीटर होता है वो कम हो, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर हो। उसके बाद इंटरनल ओएस में फनल बन गया हो। चौथा क्या होता है, पेल्विक प्रेशर हो, बैक पेन हो रहा हो या वेजाइनल डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो। ये सब से हम मेनली पता कर लेते हैं कि प्रीटर्म लेबर है कि नहीं है। ठीक है, अब इसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसका मैनेजमेंट हम करेंगे, सबसे पहला तो जो ये स्टार्ट हुआ है लेबर उसको प्रिवेंट करेंगे। दूसरा, उसको अरेस्ट करेंगे, जहाँ है वहीं पर रोक देंगे अगर ये कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं है। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करेंगे और उसके बच्चे हो जाने के बाद उसका इफ़ेक्टिव न्यूनेटल केयर करेंगे। ठीक है, ये इटियोपैथोजेनेसिस है प्रीटर्म लेबर का। तो इसमें मेनली एक्टिवेशन ऑफ फीटल HP एक्सिस के कारण होता है या पैथोलॉजिक यूट्राइन इन्लार्जमेंट के कारण होता है। तो एक्टिवेशन ऑफ फीटल HP एक्सिस में हम क्या देखेंगे, कोर्टिसोल ज़्यादा हो गया है, CRH ज़्यादा हो गया है, ये कोरियोडेसिडुअल बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ज़्यादा हो गया है, 3F ज़्यादा हो गया है, इंटरल्यूकिन 1, 6, 8 बढ़ गया है। पैथोलॉजिक यूट्राइन इन्लार्जमेंट में क्या देखेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ गया है, इंटरल्यूकिन 8 बढ़ गया है, गैप जंक्शन बढ़ गया है, PG सिंथेज बढ़ गया है। ये सब के कारण सब कुछ बढ़ जाता है, सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिहाइड्रोजिनेज घटता है जिसके कारण मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, सर्विकल राइपनिंग बढ़ता है और सर्विकल इनसफिशिएंसी होता है जिसके कारण प्रीटर्म लेबर या डिलीवरी देखने को मिलता है। अब हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, ये कैसे जानेंगे कि अच्छा इसको प्रीटर्म लेबर होने वाला है? तो सब 2 तरह से करते हैं, एक तो क्लिनिकल प्रिडिक्टर के द्वारा और दूसरा बायोफिजिकल प्रिडिक्टर के द्वारा। क्लिनिकल प्रिडिक्टर क्या होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई, पहले से प्रीटर्म बर्थ है, GTI है, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या सिम्टम दिख रहा है PTL का। अब PTL का सिम्टम अभी पीछे बताए थे। बायोफिजिकल प्रिडिक्टर में क्या हो जाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 1 घंटे में 4 से ज़्यादा होने लगेगा, बिशॉप स्कोर 4 से ज़्यादा हो जाएगा। बिशॉप स्कोर क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि 4 से ज़्यादा है। तो इसमें मेनली हम डायलेशन, इफेसमेंट, अस्टेशन, सर्विकल कंसिस्टेंसी, पोजीशन ऑफ सर्विक्स देखते हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे, तो डेस्को से, D से डायलेशन, E से इफेसमेंट, S से अस्टेशन, C से सर्विकल कंसिस्टेंसी और O से पोजीशन ऑफ सर्विक्स। तो इसको हम देते हैं नंबर 0, 1, 2, 3। डायलेशन में अगर 0 स्कोर रहेगा तो क्लोज रहेगा, इफेसमेंट 0 से 30%, अस्टेशन हो जाएगा -3, कंसिस्टेंसी हो जाएगा फिर्म और पोजीशन रहेगा पोस्टीरियर। वैसे ही ऐसे करके इसको याद करना। यहाँ पे दिया हुआ है 8 से ज़्यादा रहेगा तो फेवरेबल है और 6 से कम रहेगा तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बिशॉप स्कोर कितना होना चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा या 4 के बराबर होना चाहिए। सर्वाइकल लेंथ कितना होना चाहिए, 25 mm से कम। बायोकेमिकल प्रिडिक्टर में हम फीटल फाइब्रोनेक्टिन को देखते हैं और इंटरल्यूकिन 6, 8 और TNF अल्फ़ा को देखते हैं। फाइब्रोनेक्टिन को हम कैसे पहचानेंगे या ये है क्या? ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो फीटल मेम्ब्रेन को डेसिडुआ से बाइंड करता है। ठीक है, ये अगर मिलने लगेगा 22 वीक से पहले या 37 वीक के बाद तो ये नॉर्मल है। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर ये फाइब्रोनेक्टिन सर्विकोवेजाइनल डिस्चार्ज में 24 से 34 वीक के बीच में मिल गया तो ये प्रिडिक्टर होता है प्रीटर्म लेबर का। ये टेस्ट अगर निगेटिव है तो इसका ये एश्योरमेंट है हम क्यों करवा रहे हैं। तो अगर ये निगेटिव है तो हम ये एश्योर हो जाएंगे कि 7 दिन में तो इनका डिलीवरी नहीं होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वुमेन विथ प्रीटर्म लेबर, कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे? तो मेनली 6 पॉइंट है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर 34 वीक से कम रहेगा तो उसको हम स्टेरॉइड देते हैं।
ताकि हम नियोनेटर RDS, IVH और NEC से बचा सकें। एंटीनेटल ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि अगर प्री टर्म है तो बच्चे को नीको का ज़रूरत पड़ सकता है, तो हम वहीं पर करवाएं जहाँ पर नीको की फैसिलिटी हो। टोकोलाइटिक ड्रग अवेलेबल हो जब तक कि ये कंट्राडिक्टेड ना हो। एंटीबायोटिक देते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए। हम इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। और लास्ट वेजाइनल डिलीवरी प्रेफर करते हैं जब तक कि ये CH के लिए इंडिकेशन ना बन जाए। अब हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं, तो प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर होता है। प्राइमरी केयर में हम क्या करेंगे, हम रिड्यूस करने, हमारा मेन एम रहेगा कि प्री टर्म लेबर के इंसिडेंस को कम कर सकें, ठीक है। और कैसे कम करेंगे, जो हाई रिस्क फैक्टर है जैसे कि इन्फेक्शन, ये सब उसको रिड्यूस करेंगे। सेकेंडरी केयर स्क्रीनिंग टेस्ट में भेजेंगे ताकि हमें पता चल जाए और हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। टर्शियरी केयर में हम पेरीनेटल मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करेंगे डायग्नोसिस हो जाने के बाद। कैसे रिड्यूस करेंगे, तो स्टेरॉयड ये सब का यूज करके। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा कि हम फुल ब्लड काउंट, यूरिन करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे और उसमें कल्चर और सेंसिटिविटी भी करेंगे। सर्विकोवेजाइनल स्वैब करेंगे कल्चर और फाइब्रोनेक्टिन के लिए। अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है सर्विकल लेंथ और प्लासेंटा लोकलाइजेशन के लिए। सीरम इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज लेवल भी चेक किया जाता है जब हम टोकोलाइटिक एजेंट को यूज कर रहे हैं। यहाँ तक समझ गए। अब हम कैसे ये जो प्री टर्म लेबर हो रहा है, ये अरेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेड रेस्ट में कहते हैं बेड रेस्ट में भी प्रेफर करते हैं लेफ्ट रेट्रल पोजीशन में। उसके बाद एडिक्वेट हाइड्रेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहते हैं। अगर इन्फेक्शन है तब प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। अगर ये सर्विक्स ओपन हो रहा है तो प्रोफाइलैक्टिक सर्विकल साइक्लेज कहते हैं। ये मेनली आमतौर पे हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो कोलाइटिक एजेंट देते हैं, तो कोलाइटिक एजेंट दिया जाता है जिसमें हम प्रोजेस्टेरॉन भी कभी कभी प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 1 से 3 दिन के लिए ये इसको यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म थेरेपी ये मेनली डिले करता है डिलीवरी को एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए, ताकि हम स्टेरॉयड को उसका काम करने दें, ठीक है। तो स्टेरॉयड क्यों दिया जाता है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी क्यों दिया जाता है, ताकि फीटल का लंग मैच्योर हो जाए। इन इत्रो ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट को, ताकि इसका कॉन्ट्राडिक्शन कौन कौन सा है, तो मतलब कि ये जो टोकोलाइटिक या शॉर्ट टर्म थेरेपी दे रहे हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्शन कौन कौन सा है। तो सबसे पहले माँ को अनकंट्रोल डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, थायरोटॉक्सिकोसिस नहीं होना चाहिए, सीवियर हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, कार्डियक डिजीज या हेमरेज नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी में। फीटल में कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन है, फीटल डिस्ट्रेस में ना हो, फीटल डेथ ना हो, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन नहीं हो, और ये 34 वीक के बाद ना हो। अगर 34 वीक के बाद है तो हम शॉर्ट टर्म थेरेपी यूज नहीं करते हैं। तीसरा, अगर रप्चर हो गया हो मेम्ब्रेन, कोरियोएमनियोनाइटिस हो गया हो, सर्विकल डायलेशन 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तभी हम शॉर्ट टर्म थेरेपी यूज नहीं करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी मेनली 34 वीक से पहले किया जाता है, ताकि लंग मैच्योरिटी हो जाए और RDS, IVH और NEC के इंसिडेंस को हम कम कर सकें। क्योंकि ये जो है शॉर्ट टर्म थेरेपी डिले करता है 48 आवर्स के लिए कम से कम। तो ये जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी है वो फर्स्ट डोज देने के 24 आवर के बाद ये धीरे धीरे काम करने लगता है, 48 आवर्स के बाद ये पूरी तरह काम करता है, और ये मेनली परसिस्ट होता है 18 डेज तक। तो हम इसमें कौन कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं,
तो या तो देते हैं बीटा मेथासोन या डेक्सामेथासोन। देखिए डेक्सा 6 तो एक्स है ना, तो एक 6 mg/IM देते हैं 12 आवर एपार्ट पे, तो 4 डोज देंगे। बीटा मेथासोन बेटनीसोल 12 mg देंगे IM 24 आवर एपार्ट, मतलब कि 2 डोज। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, इसका क्या रिस्क है? ये मेनली इसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो इंसुलिन चल रहा है डायबिटीज मेलिटस में, उसमें हमको डोज में फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और जो फीटल ब्रीदिंग है या बॉडी मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम जाता है। तो हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसका मैनेजमेंट 2 तरह से होता है। एक तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हम पेशेंट को बेड पे रखेंगे और उसको बचाने का कोशिश करेंगे कि अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ना होया हो। उसके बाद देखेंगे कि फीटस को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा है माँ को ऑक्सीजन देकर। इसमें एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया जाता है, ठीक है। लेवर को मॉनिटर किया जाता है जब तक कि सिजेरियन के लिए बोला ना जाए या इसका इंडिकेशन ना आए, तब तक हम वेजाइनल का ही प्रयास करते हैं और वहाँ पर नीकू होना चाहिए। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि जो बच्चा है उसके हेड में कंप्रेशन नहीं हो। एपिस्टोमिक हम कर सकते हैं ताकि हेड का कंप्रेशन मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। इसमें मेनली रूटीन फॉलोअप इंडिकेटेड नहीं होता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। अर्ली कॉर्ड क्लैंप होता है ताकि हम बच्चे को प्रिवेंट कर सके हाइपरवोलेमिया और हाइपरबिलिरुबिनिया से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसको हम ये नीकू में शिफ्ट कर देते हैं और नियोनेटोलॉजिस्ट से हम संपर्क करते हैं, ठीक है। अब हम सिजेरियन माने अगर इंडिकेशन है तो कौन सा सिजेरियन करेंगे? मेनली सिजेरियन इसमें लोअर सेगमेंट किया जाता है वर्टिकल में, या जे शेप्ड इंसिजन होता है। इसमें लोअर यूट्राइन सेगमेंट वाला क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी जो हमारा बच्चा है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है और हमारा जो पुअर फॉर्मेशन हुआ है लोअर यूट्राइन सेगमेंट का, ठीक है। प्रोग्नोसिस क्या है? तो इसमें मेनली प्री टर्म लेबर और डिलीवरी ऑफ द बेबी का मेनली जो लो बर्थ बेबी होते हैं उनका हाई पेरीनेटल मोर्टालिटी या मॉर्बिडिटी देखने को मिलता है। तो कैसे पता चलेगा? अगर बेबी का वेट एक केजी से 1.5 kg के बीच में हो तो उसका सर्वाइवल रेट 90% होता है। लेकिन अगर वो 26 वीक के पहले हो गया हो और हम सर्फेक्टेंट अगर यूज कर चुके हैं तो उसका सर्वाइवल रेट 80% होता है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन PROM पढ़ाएंगे। धन्यवाद।